Good morning. Today is 27th September and we are going to discuss the articles of The Hindu. जो पहला हमारा आर्टिकल है वो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से रिलेटेड है। आपको याद होगा दिसंबर 2015 में ये क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट हुआ था और अब हमने कहा है कि हम इसे 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती पर इस एग्रीमेंट को रेटिफाई करेंगे। तो ये एक हिस्सा होगा हमारी ग्लोबल कमिटमेंट जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति है उसको फुलफिल करने का। देखिए, एक तरफ तो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन और हमारे देश में इतनी गरीबी है, तो आपको पता होगा गरीब आदमी ज्यादा दूसरी काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करता है, जैसे गोबर से एनर्जी का यूज करना और लकड़ी का यूज करना, इससे पोल्यूशन ज्यादा होता है। तो एक तरफ तो हमारे यहाँ इतनी गरीबी है, दूसरी तरफ में यहाँ पे इतनी हमें अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करना है। हमारी कमिटमेंट कौन सी? जो हमने काफी सारी कमिटमेंट दी होगी, आपने पढ़ा होगा प्रीलिम के दौरान में 2.53 मिलियन टन का जो CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन है वो फुलफिल करना और 40% एनर्जी हम जो है फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ के रिन्यूएबल से करेंगे। ये सारी कमिटमेंट्स हमारी वहां पर थी। तो दोनों कमिटमेंट्स के बीच में पॉवर्टी और जो हमारी कमिटमेंट है UNFCCC के खिलाफ, दोनों में हमें बैलेंस एस्टैब्लिश करना है। और देखिए, ये पिछले साल जो एग्रीमेंट हुआ था ये तो निश्चित रूप से 2017 तक फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इसे 61 कंट्रीज और ऐसे कंट्रीज जिनका एमिशन 47.75% है, इन्होंने अभी तक साइन किया है। और कंडीशन क्या थी? ये कंडीशन थी जब ये फॉर्म में आ जाएगा, जब 55 कंट्रीज इसे रेटिफाई करेंगे अकाउंटिंग फॉर द एमिशंस ऑफ 55%। तो देखिए, ये कंट्रीज वाली कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल हो गई है और ये जो एमिशन वाली कंडीशन है इसे भी अब थोड़ा ही वक्त लगेगा। अभी जो यूरोपियन के कंट्रीज हैं वो इंतजार कर रहे हैं ब्री एग्जिट के बाद का। जैसे ही ब्रिटेन एग्जिट करता है यूरोपियन यूनियन से, उसके बाद से यूरोपियन यूनियन के जो इंडिविजुअल कंट्रीज है वो कंसिडर करेंगे और झट से ये जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है वो फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, वैसे तो हमें एनएसजी में एंट्री नहीं मिली। एनएसजी मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो एक तरफ तो हम ये बहाना मार सकते थे कि देखिए आपने हमें न्यूक्लियर सप्लायर में ग्रुप में एंट्री नहीं दी, तो अब हमारी जो न्यूक्लियर से एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस थी वो वीक पड़ जाएगी, यानी हम कम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकेंगे, तो इसलिए हमारे लिए ये रेटिफाई करना मुश्किल हुआ। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, एक समझदारी भरा कदम था। क्यों? क्योंकि देखिए, वैसे भी एग्रीमेंट तो साइन होने ही वाला है इंडिया के बिना भी, तो एक गलत संकेत वहां पर जाता। और इंडिया की कमिटमेंट है जो हमेशा से गांधी जी के सिद्धांत रहे हैं। आपको पता होगा गांधी जी ने वो कोट, हम जो ऐसे में वो कोट करते हैं, प्रकृति के पास इतना है, द नेचर हैज एवरीथिंग थ्रू विच द मैन कैन फुलफिल इट्स नीड नॉट इट्स ग्रीड। मतलब मानव अपनी नीड को पूरा कर सकता है लेकिन ग्रीड को नहीं, लालच की कोई सीमा नहीं होती। अब इसको पूरा करने के लिए जो हमने टारगेट्स दिए हैं पेरिस एग्रीमेंट में, यानी जो अभी हमने डिस्कस किया था 2.5 और 3 टन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, 40% थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, उसके लिए हमें एक नेशनल कंसल्टेटिव प्रोसेस बनानी होगी। नेशनल कंसल्टेटिव प्रोसेस लो कार्बन को प्रोड्यूस करने के लिए स्टेट्स को हमें पार्टिसिपेशन में लेना होगा इस पूरी प्रोसेस में। फिलहाल तो स्टेट्स देखिए हाशिए पर चल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में कभी आपने देखा है किसी स्टेट ने कुछ ऐसा बढ़िया स्टेटमेंट दी हो? सेंट्री थोड़ा बहुत कंसर्न है, वो भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है, इसलिए स्टेट्स को हाशिए से निकालकर एक मेन स्ट्रीम में लाना होगा, उनके साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस बनानी होगी लो कार्बन पर। अब देखिए, एक नई पॉलिसी अच्छी बनानी होगी एमिशंस को कर्व करने के लिए, और ये गवर्नमेंट ने बनाया भी है। गवर्नमेंट के विचाराधीन एक नई पॉलिसी है, बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट से जो हमारे एमिशंस होता है उसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट एक नई और बढ़िया पॉलिसी बनाने पर विचार कर रहा है। बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट एमिशंस, इन दोनों चीजों से बहुत ज्यादा एमिशंस होता है। देखिए, जब भी बिल्डिंग बनाते हैं तो लेंटर गिरता है और इतने ज्यादा धूल मिट्टी और ये सब होते हैं, और ट्रांसपोर्ट से बहुत ज्यादा एमिशंस होता है, तो इनको कर्व करने की तरफ सेंटर ध्यान दे रहे हैं। और देखिए, एक हमें जो रिच कंट्रीज है इनको भी प्रेशराइज करना होगा। रिच कंट्रीज क्या करती हैं? उन्होंने 2002 में कैनकन समिट में, आपको याद होगा, एक कमिटमेंट की थी कि 2020 तक यानी 2020 तक वो 100 बिलियन का फंड देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी के लिए और दूसरी चीजों के लिए। इस तरफ अभी तक बहुत ही कम कदम उठाए गए हैं और अभी तक 10 बिलियन सिर्फ एक बार दिया गया था, और जबकि जो 100 बिलियन पर ईयर देना था। तो देख लीजिए आप कितनी स्लो चल रहे हैं यहाँ पर। इस तरफ भी हमें रिच कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को मिलकर रिच कंट्रीज को प्रेशराइज करना होगा। और देखिए,
जो अलग तरह की एनर्जीज हैं, जैसे ये एनर्जीज हैं हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एलईडी और बाइसाइकिल यानी साइकिल, इन चीजों को प्रमोट करना होगा और एक इंसेंटिवाइज करना होगा स्टेट्स को भी, प्राइवेट जो एनर्जी डेवलपर है इनको भी, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा सके और हम अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें। ये जो हमारा था पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल हमारा आर्टिकल है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी हमने कल परसों डिस्कस किया था। जीएसटी दोनों हाउसेस से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने भी इसको रेटिफाई कर दिया था, तो यानी जीएसटी अब पास हो चुका है। 122 अमेंडमेंट ये है। तो जीएसटी के पास होते ही जीएसटी काउंसिल की पहली मीटिंग हुई। जीएसटी के जो पूरा का पूरा बिल है उसमें जीएसटी काउंसिल को गठित करने को लेकर का प्रावधान भी था, और इसके पास होते ही पहले हफ्ते में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन होते हैं इसमें। 33 मेंबर्स होते हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी फिनेंस मिनिस्टर्स इसमें होते हैं। हमारे देश के फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इसमें है और जूनियर मिनिस्टर भी, यानी 33 मेंबर्स इसके हैं। और वोटिंग पावर्स कैसी हैं? वोटिंग पावर्स इसकी है 1/3 वोटिंग पावर्स होती है फिनेंस मिनिस्टर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 2/3 होती है स्टेट्स की। और कोई भी बिल पास होगा तो मेजोरिटी से होगा। 50% मेंबर्स का कोरम है यहाँ पर, यानी नहीं मिलेंगे अगर 50% मेंबर्स नहीं है तो ये सब है हमने डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिव भी आपको पता होगा इसके, कौन कौन से टैक्स लेने हैं, कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम कर देने हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, फ्लोर रेट कितना होना चाहिए, और डिस्प्यूट्स जो भी हैं उनको कैसे रिजोल्व किया जाए, ये सब चीजें जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ में। ये तो था बेसिक बैकग्राउंड। जीएसटी काउंसिल अभी मिली, क्यों मिली? अब जीएसटी देखिए बिल तो पास हो गया, लेकिन काफी छोटी छोटी निटिग्रिटीज हैं, बारीकियां हैं, उनको अब डिसाइड करना है। इसकी जो जीएसटी को पास करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेडलाइन रखी है 20 अप्रैल की, यानी 20 अप्रैल 2017 ये डेडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी है। अब देखिए ये डेडलाइन है तो चैलेंजिंग, लेकिन जिस हिसाब से पहली जीएसटी मीटिंग अच्छे से सक्सेसफुल रही है तो एक होप देखने को मिली है कि 2017 अप्रैल तक ये जीएसटी फाइनल रूप ले लेगा। कौन कौन से चैलेंजेस हैं? बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं इस मीटिंग में क्या हुआ। जीएसटी काउंसिल में देखिए अब एक तो लिमिट को बढ़ा दिया। सबसे पहले क्या होता था, कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था। 10 लाख मतलब जैसे कोई भी आपने फैक्ट्री लगाई, कोचिंग फैक्ट्री मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए कोचिंग फैक्ट्री लगाई, पहले 10 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगता था। अब इस लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। 20 लाख से फायदा ये होगा, यानी जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो अब अपने बिजनेस को बढ़ा सकेंगे बिना टैक्स दिए। तो इनके पास एक मोटिवेशन रहेगा कि बिजनेस को बढ़ाते हैं तो भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो छोटे व्यापार अब बढ़ेंगे। अब दूसरी बात निकल कर आती है कि कंसेंसस निकल कर आई है किस पे? जो ड्राफ्ट बिल इन्होंने बनाया था कि स्टेट के लॉसेस, रेवेन्यू लॉसेस को कैसे कंपनसेट करना है, इस मुद्दे पर सभी स्टेट्स में और सेंटर में एक कंसेंसस देखने को मिल रही है। तो ये भी एक अच्छी चीज है यहां पर। अब देखिए इंडस्ट्रीज ने मांग की थी, सभी इंडस्ट्रीज ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे छोटे छोटे सेसेस लगाती है। सेसेस जैसे अभी पिछले दिनों नवंबर में कृषि कल्याण सेस लगाया था, कृषि के कल्याण के लिए, एग्रीकल्चर के उत्थान के लिए। एक आपको याद होगा क्लीन एनर्जी सेस होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। एक होता है एजुकेशन सेस किस लिए होता है? एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें 2% होता है हमारा प्राइमरी एजुकेशन के लिए, 1% हायर एजुकेशन के लिए। तो ये सब सेसेस इंडस्ट्री की डिमांड है कि जीएसटी में सब्ज्यूम कर दिए जाएं, उसमें सम्मिलित कर दिया जाए, कि आप अलग से इन छोटे छोटे सेसेस को नहीं रखा जाए। सेस एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, सरचार्ज से अलग होता है। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम प्री के लिए दिसंबर के बाद पढ़ सकते हैं, फिलहाल हमारा फोकस पूर्णतः मेंस पर ही रहेगा। और अभी धीरे धीरे हम अप्रोच चेंज करने वाले हैं। अब होलिस्टिक इश्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। होलिस्टिक इश्यूज जैसे कि अभी तक हमारा फोकस यही रहता था कि जो आर्टिकल में दिया थोड़ा बहुत इसमें ऐड किया जाए, लेकिन अभी से हम होलिस्टिक इश्यूज को की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा। अब देखिए एक और दूसरा इश्यू था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सीबीसी की ये मांग थी। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। जो हमारे देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है सीबीडीटी के अंदर, ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। और जो सीबीसी आता है, यानी जो हमारे कस्टम इंस्पेक्टर होते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, ये आते हैं हमारे सीबीसी के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। इसके अंदर 3 आते हैं, एक्साइज, कस्टम और सर्विसेज। एक्साइज, कस्टम और सर्विसेज। ये जो हमारा है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी इनकम ये डायरेक्ट टैक्स है,
और जो ये है इनडायरेक्ट टैक्स है। ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट आते हैं हमारे रेवेन्यू के अंदर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री कौन सी? फिनेंस मिनिस्ट्री। ये मैंने आपको हायरार्की बताई। मिनिस्ट्री कौन सी? फिनेंस। एक सेकेंड, ये पेन थोड़ा चलने में दिक्कत होता है। फिनेंस मिनिस्ट्री। तो अब देखिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसमें, जो हमारे इन आईआरएस चुने जाते हैं, यानी लोग प्रेफरेंस देते हैं, पहले आईएएस की देते हैं, फिर आईपीएस की देते हैं, फिर आप कई बार आपको देखने को मिलता होगा आईआरएस में भी दो कैटेगरीज हैं, यानी आईआरएस आईटी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईटी, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस सीबीसी वाली, यानी कस्टम्स वाली। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था। वैसे दोबारा मुद्दे की तरफ आते हैं हम। सीबीसी ने एक मांग रखी थी कि 1.5 करोड़ के जो बिजनेसेस हैं, यानी जिन बिजनेसेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ है, वो उसमें ड्यूल कंट्रोल होना चाहिए, यानी उसकी एसेसिंग में ड्यूल कंट्रोल होना चाहिए। सेंटर ने कहा नहीं, स्टेट को छूट दी कि आप कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छा मैसेज यहां पर पेश किया गया है। ये आज आगे भी और ज्यादा जो चैलेंजेस डिसीजंस होंगे उसमें ये डिसीजन काफी सहायक होगा। अब एक बात देखिए, जब जीएसटी रेटिफाई की प्रोसेस जारी थी तो कुछ स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु पर जीएसटी रेटिफिकेशन के लेके वो थोड़ा नाखुश थे, उस समय उनके कुछ कंसर्न्स थे, लेकिन उन्होंने भी इस पूरी प्रोसेस में एक अच्छा योगदान दिया, एक अच्छा ओपन माइंड से पार्टिसिपेट किया। पहले जो वैल्यू एडिड टैक्स पास हुआ था, ये 2010 से पहले जो ये पास हुआ था, उसमें स्टेट्स का काफी एक्सपीरियंस काम आया। उस टाइम पे देखिए स्टेट्स आपस में लड़े, एक स्टेट्स में कंपटीशन चल रहा था कि वैल्यू एडिड टैक्स को कम करने का, और कैसे कंपटीशन को, कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए हमारे स्टेट के अंदर। तो वो एक एक्सपीरियंस काम आया। उस टाइम पे स्टेट लड़ रहे थे, अभी स्टेट्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी स्टेट एकजुट है सेंटर के खिलाफ में, मिलके एक लॉबी देखने को मिल रही है स्टेट्स की। लेकिन उसमें भी देखिए डिवाइड है, मतलब ये अलग सा व्यू है। लेकिन स्टेट्स बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं वो एक धड़ा है, जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वो एक धड़ा है, कुछ न्यूट्रल स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु वगैरह, उड़ीसा वगैरह, ये जो अलग से खेलते हैं, तो एक अलग अलग है। कोई भी देखिए, अब दोबारा वही बात है, कोई भी जीएसटी में डिसीजन पास करने के लिए मैंने आपको बताया कंसेंसस होनी चाहिए। 1/3 वोट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, 2/3 वोट है स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, ये आर्टिकल डिस्कस हो गया। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, यानी जो लोकसभा के इलेक्शंस और विधानसभा इलेक्शंस को एक साथ रखा जाए। देखिए ये आइडिया नया नहीं है, पहले भी इस आइडिया को काफी बार डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन दोबारा किस लिए सुर्खियों में है? क्योंकि हमारे पीएम ने इसे 2-3 बार, एक बार मन की बात में, एक बार खुले मंच से इस आइडिया को दोबारा से हाईलाइट कर दिया गया है। और अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट पर नोट भी जारी किया है, और सिटीजन्स की, यानी हमारे देश के नागरिकों की राय अभी मांगी गई है कि आपकी क्या राय है इस बारे में। और अब देखिए काफी सारे रीजन्स हैं क्यों साइमल्टेनियसली इलेक्शंस, यानी लोकसभा, विधानसभा, सभी स्टेट्स के इलेक्शन और देश के लिए जनरल इलेक्शन एक साथ हों। सबसे बड़ा रीजन तो है ही मनी है, सबसे बड़ा रीजन पैसों की बचत होगी। दूसरा रीजन ये है, और डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं आएगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होती है तो प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, तो डेवलपमेंट में रुकावट आती है। ये काफी 2-3 मेजर रीजन है जिससे जनता का ओवरवेलमिंग सपोर्ट देखने को मिल रहा है इस डिसीजन के पक्ष में, इस आइडिया के पक्ष में। लेकिन देखिए डिजायरेबिलिटी एक अलग चीज है और फिजिबिलिटी एक अलग चीज है। कहने का मतलब है कि हम तो चाहते हैं, यानी हमारी इच्छा एक अलग तरफ है, और क्या यह संभव है वो एक अलग तरफ है। दो अलग अलग बातें ये हैं। क्या ये मुमकिन है कि सारे दोनों इलेक्शंस को, सभी इलेक्शंस को, सभी स्टेट्स के इलेक्शंस को, सेंटर के इलेक्शंस को एक साथ रखा जाए? क्या किस तरह की रुकावटें हैं, किस तरह के इश्यूज है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इन्हीं सभी बातों को लेकर हम ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो देखिए मेन इसमें 4 मुद्दे हैं, तो हम सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस करेंगे तो आपको याद रह जाएगा कौन कौन से 4 मुद्दे, और जिसमें इन्होंने विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं और पक्ष में जो इनकी बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्शंस ऐसे क्या होता है, ये डायग्राम से याद रह जाता है। तो पहला जो सबसे बड़ा तर्क वो देते हैं, पहले तो सबसे बड़ा तर्क देखिए यही है, मनी, यानी पैसों की बचत। पैसों की बचत इसमें है। अगर पूरे सारे देश के इलेक्शंस को एक साथ कराया जाए तो पैसों की बचत है, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे खर्चा होता है, सभी पार्टी, सभी कैंडिडेट्स उस लिमिट तक पैसा खर्च करते हैं जिस लिमिट तक उनको लगता है कि वोटर के मिल सकते हैं। वैसे तो एक लीगल लिमिट भी है हर तरह के इलेक्शंस में, विधानसभा के इलेक्शंस में भी, इवन लोकसभा के इलेक्शंस में भी, लेकिन उस लीगल लिमिट को कोई भी ध्यान में रखता नहीं है। लेकिन यहां पर जो सरकार बात कर रही है वो इन कैंडिडेट्स और पार्टीज द्वारा खर्चा की नहीं, जो सरकार पैसा खर्च करती है, यानी गवर्नमेंट का जो पैसा खर्च करता है, इलेक्शन कमीशन जो पैसा खर्च करता है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में। देखिए अब बात,
इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, लेकिन अभी हमें ये तरफ देखना पड़ेगा, क्या पैसा इंपॉर्टेंट है या फिर डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है? क्या हम अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बेच दें सिर्फ पैसे के लिए? हमारे डेमोक्रेटिक, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड की, तो हमारे इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा इतना ज्यादा भी नहीं है कि बहुत मतलब, तो इसलिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी हमें ध्यान में रखना होगा। ये इनका विपक्ष का जो आर्ग्यूमेंट है वो है। जो अगला आर्ग्यूमेंट है वो है डेवलपमेंट का, कि एक सरकार कहती है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो डेवलपमेंट में रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि बार बार इलेक्शन होते हैं तो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो रुक जाती है। तो अब देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब भी लगती है तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स पास नहीं कर सकता। तो इसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है? अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगाता है? जब भी इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं उसी डेट से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है। लेकिन अब क्या एक नया रूल में चेंज क्या हो सकता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तब लगे जब इलेक्शंस की नोटिफिकेशन जारी हो, यानी किस दिन इलेक्शन है, तब ना लगे जब इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं। और इसके अलावा भी एक और भी प्रावधान है। और भी प्रावधान क्या? देयर इज अदर सॉल्यूशन ऑफ दिस। What we can do, there is always a provision that whatever the projects the central government wants to launch, it can always consult the election commission regarding those projects, and election commission can always give its permission to launch those projects. So central government can always consult, but the problem is central government doesn't consult with the election commission. So एक दूसरा solution है कि central government को election commission से consult करना चाहिए। तीसरा जो हमारा है वो है वन कंट्री वन इलेक्शन का जो इशू है, यानी वन कंट्री वन इलेक्शन। देखिए, वन कंट्री में एक इलेक्शन तो ऑलरेडी इलेक्शन है, किसके? लोकसभा के होते तो हैं पूरे देश में इलेक्शन, तो इसको आप 29 स्टेट्स जो हमारे फेडरलिज्म का पार्ट है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है साफ साफ, उनको क्यों जोड़ा जाए? देखिए, एक साथ एक इलेक्शन का मतलब सिर्फ लोकसभा होना चाहिए। और कई बार तो बात होती है जब भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मुद्दा आता है कि पंचायत की इलेक्शंस भी एक तरफ करवा जाए। क्यों भाई? फेडरलिज्म हमारे देश का कहां गया? ये ना सिर्फ इम्प्रैक्टिबल है, ये सिर्फ मतलब गलत भी है, हमारे फेडरलिज्म के खिलाफ भी है। और चौथा जो इशू है वो है वोटर की चॉइसेस इससे डाइवर्ट होंगी। कैसे? देखिए, जब भी एक साथ इलेक्शन होंगे तो हमारे देश में आज भी काफी ज्यादा इलिटरेसी है। वोटर की एक टेंडेंसी होती है कि दोनों को दोनों मुद्दों को, यानी जो हमारे जनरल इलेक्शन लोकसभा के मुद्दे हैं उनको, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दे हैं उनको ब्लर कर देता है। यानी अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो वोटर अच्छे से डिसाइड नहीं कर सकेगा कि स्टेट गवर्नमेंट में यानी लोकल इश्यूज पर किसको वोट देना है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और बड़े इश्यूज पर किसको वोट देना है लोकसभा के लिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताता हूं। हमारे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों एक्सट्रीम हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल हमेशा मोदी को सपोर्ट करते हैं, दोनों की पॉलिसीज वगैरह जो भी हैं काफी विचारों में मिलते नहीं है। अब देखिए, कोई दिल्ली के काफी सारे ऐसे बंदे थे जो लोकल लेवल पर अरविंद केजरीवाल को जिन्होंने चुना है, और नेशनल लेवल पर जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। लेकिन अगर एक साथ इलेक्शन होंगे, या तो वो सारे के सारे बंदे काफी बंदे जो है वो इलिटरेट है, उनको पता नहीं लगता, इश्यूज को ब्लर कर देंगे वो, या तो वो बहुत सारे बंदे ऐसे अरविंद केजरीवाल को चुन लेंगे नेशनल लेवल पर भी, या बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो नेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं फिर भी लोकसभा इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल के लिए वोट देंगे। तो अलग अलग इश्यूज ब्लर हो जाएंगे, ये भी एक इसका ड्रॉबैक्स है। अब देखिए, दूसरी बात ये है डिफिकल्टीज तो बहुत ज्यादा है। इसको होएगा कैसे? चलो फिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितनी मुश्किल होती है आपने जीएसटी में देख लिया होगा। जीएसटी पास हुआ था हमारा कब? 2005 से ये चल रहा है, जीएसटी को पास करेंगे, और कितने सालों में जाके ये जीएसटी पास हुआ? अभी 10-15 साल इसको लग गए, और काफी मुश्किल भी है। ये सिर्फ नहीं, चलो जीएसटी तो अच्छा था, एक हमारे देश के पॉलिटिशियंस ने और सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक अच्छा नमूना पेश किया हमारे फेडरलिज्म का, हमारी डेमोक्रेसी का। लेकिन कोई जरूरी नहीं इस मुद्दे पर तो सहमति भी देखने को मिलेगी। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार होंगी एक अनटाइमली डिसोल्यूशन के लिए असेंबली की? नहीं, वो कोई भी अपना राज नहीं छोड़ना चाहेगा। कौन सीएम ऐसा चाहेगा कि मैं 5 साल राज करने की बजाय 4 साल राज करूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर गवर्नमेंट्स बीच में ही माइनॉरिटी में आ गई, देखिए 5 साल नहीं, अगर मान लो आज इलेक्शन होते हैं 2016 में, और सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स एक साथ चुन के आती हैं, कल को 2 साल बाद कोई स्टेट गवर्नमेंट गिर गई, यानी एमएलए उसके भाग गए, 2/3 से मर्जर हो गया, सरकार गिर गई वहां पे, तो क्या
तो कैसे, मतलब 3 साल क्या करेंगे? तो हर तरह के सॉल्यूशंस पहले से तैयार होने चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल डाइवर्सिटी शो करती है हमारे देश की सोशल डाइवर्सिटी, इसलिए जरूरी है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं आने चाहिए। So this was a very good article written. Most of the points were against the holding simultaneously elections. We can use these points in our answers. और अगला जो आर्टिकल है वो है हमारा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो काफी सुर्खियों में रहा था। कैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कर्व करने की कोशिश करते हैं ये तो सबको पता है, क्योंकि काफी त्रिवेदी का केस और जो कर्बिंग है, हमारे डिफेमेशन केस, ये सब काफी सुर्खियों में रहे हैं। एक और बात जो हमारी डेमोक्रेसी और लिबर्टी के लिए खतरा है, इस बात पर अभी तक किसी का नोटिस नहीं गया, यानी बहुत ही कम मीडिया ने इसे हाईलाइट किया है। क्या? देखिए, जो हमारा स्टेट है वो एक सर्विलियंस स्टेट बनता जा रहा है। गवर्नमेंट डेटा को कलेक्ट करता जा रहा है, एक सिक्योरिटी के लिए बिग डेटा के सोर्सेज को इकट्ठा कर रहा है। किस लिए? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। टेररिस्ट अटैक्स को रोकने के लिए और जनता को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा स्टेट जो टेररिस्ट को अटैक्स को रोकने के लिए, सेफ्टी के लिए और वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा माइनिंग करता है, डेटा सर्विलियंस करता है, ऐसे स्टेट को कहते हैं नेशनल सर्विलियंस स्टेट। यानी इसका मतलब हुआ साफ साफ कि एक क्राइम को रोकने के लिए दूसरा क्राइम रोकना, यानी टेररिस्ट अटैक्स को रोकने के लिए आप एक एक्सेस कर रहे हो, लोगों की प्राइवेट लाइफ में जा रहे हो, उनके लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो अब देखते हैं कैसे ये कर रहा है। 2-3 तरह से ये कर रहा है। सबसे पहला तो है सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें देखिए, ये तो ऑलरेडी काम भी करना इससे स्टार्ट कर दिया है। हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, सॉरी, जो रविशंकर प्रसाद, इन्होंने स्टेटमेंट दी कि मुंबई और दिल्ली में सीएमएस ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर चुका है, यानी कम्युनिकेशन लाइंस, जो कम्युनिकेशन होता है जनता के बीच में, इसे मॉनिटरिंग कर रहा है और स्कैनिंग कर रहा है सीएमएस। दूसरा जो है हमारा नेट ग्रिड। नेट ग्रिड एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें 21 एजेंसीज के डेटा, जैसे बैंकिंग हो गया, फिनेंस हो गया, इन सब के डेटा एक जगह इकट्ठे होंगे और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस डेटा को एक्सेस कर सकती हैं, उनको यूज कर सकती हैं कोई भी केस को सोल्व करने के लिए, टेररिस्ट अटैक्स को सोल्व करने के लिए। लेकिन सॉरी, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, किस कैसे कैसे वो केसेस को ले सकती हैं। हर केस के लिए वो नहीं ले सकती, टेररिस्ट अटैक्स के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए, ये जो है, जो नेट ग्रिड है, इसमें कई इंस्टीट्यूशंस आएंगे, इवन एयरलाइंस, और इसका डेटा भी वो यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो है, देखिए, किसी ने अभी तक तो इस बारे में कुछ डिसाइड ही नहीं किया कि नेट ग्रिड में आधार कार्ड का भी डेटा आएगा। आधार कार्ड में तो बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कि हमारे बायोमेट्रिक्स होते हैं, और ये अभी इसे यूज भी बहुत ज्यादा किया जाने लगा है हेल्थ की स्कीम्स के लिए, छोटी मोटी स्कीम्स के लिए भी गवर्नमेंट धीरे धीरे आधार को कंपलसरी, यानी एक इनफॉर्मल कंपलसरी बनाने की और कोशिश कर रही है। फिर लेकिन वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है साफ साफ कि आप आधार को कंपलसरी मत बनाइए, लेकिन इनफॉर्मल वे में सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है इसे। और देखिए, कोई भी अभी ये आइडिया नहीं है कि किस तरफ ये लेगा, और सारे के सारा हमारे पर्सनल डाटा को कैसे मिसयूज हो सकता है और कैसा, हाउ सिक्योर आवर डाटा इज। अगर हैकिंग हो गई तो, अगर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी ने गलत यूज कर लिया तो, देखिए, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो कोई क्या ही चुराएगा। जो सारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, ये तो लोग, ये थोड़ी कोई चुराएगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है कि स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है। लेकिन जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इनका डेटा, पर्सनल डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी सारे सेलिब्रिटीज जो डबल लाइफ जीते हैं, यानी पब्लिक लाइफ में कुछ और, पर्सनल लाइफ में कुछ और। तो एक पर्सनल, ये इमोरल हो सकता है लेकिन लॉ के खिलाफ नहीं है। तो इनके डेटा का गलत यूज, इनके डेटा का गलत उपयोग, ये लॉ के खिलाफ है, एक ह्यूमन राइट्स का खिलाफ है ये। यूएस और यूके, एडोब, यहां सब पहले भी हैकिंग हो चुकी है। देखिए, अगर ये लोग नहीं रोक पाए तो हम क्या रोक पाएंगे? तो यहां इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि सारे के सारे जो डेटा का गलत यूज होता है। दूसरा, देखिए, हमारे पॉलिटिशियंस में भी ये टेंडेंसी होती है। हमारे पॉलिटिशियन में आमतौर पर ये टेंडेंसी होती है कि कैसे पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल किया जाए किसी का भी यूज करके। इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उस टाइम के देश के राष्ट्रपति यानी जैल सिंह, कहते हैं ये, यानी जैल सिंह के यहाँ पे बगिंग करवाई थी, यानी मॉनिटरिंग होती थी। ऐसी कोई चीजें कुछ ऑफिशियली नहीं होती, लेकिन ऐसा आर्टिकल लिखने वाले लिखते हैं। यानी प्रधानमंत्री ने, पीएम ने प्रेसिडेंट की वहां पर स्पाई, यानी आप कह सकते हैं जासूसी करवाई थी। स्टेट गवर्नमेंट तो देखिए, स्टेट जो है हमारा इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट भी किसी भी सेंस में से ले लीजिए, बहुत पावरफुल है। और सिटीजन्स क्या है? सिटीजन तो प्यादों की तरह हैं, यानी अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उससे तो स्टेट और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। सिटीजन को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनके राइट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं।
जुडिशरी ने भी इस तरफ कुछ एक्टिविज्म दिखाया नहीं है। जब 90s में फोन सर्विलियंस का दौर शुरू हुआ था तो जुडिशरी ने एक वीकर सेफ गार्ड्स वहां पर दिए थे, कुछ ज्यादा एक्शन लिया नहीं था। वो सेफ गार्ड्स तो ऑलरेडी एक बहुत पुराने हो चुके हैं, यानी कुछ भी उनका फायदा आजकल नहीं है। अब देखिए, जब जेटली, अरुण जेटली जो आज देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी जब वो विपक्ष में थे कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू प्राइवेसी एंड गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इनटू राइट ऑफ प्राइवेसी। और जब भी कोई डेटा को रिकॉर्ड्स को गवर्नमेंट खंगालती है तो इसके रिलेशनशिप का, यानी उसके कॉन्फिडेंशियली ट्रांजैक्शन का साफ साफ उल्लंघन है और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। जो हमारे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने भी कहा कि सीएमएस तो ऑलरेडी काम कर रहा है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात यह है कि अब जो सीएमएस है, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसे काम कर रहा है कि इसमें टेलीकॉम कंपनीज का भी कोई रोल नहीं है। यानी पहले जो डाटा मॉनिटर करता था गवर्नमेंट, यानी फोन टैप करती थी, उसमें टेलीकॉम गवर्नमेंट की यानी कंपनीज है जो एयरटेल, बीएसएनएल, जो हमारे आइडिया, वोडाफोन, इनकी सहायता से फोन टैप करवाती थी गवर्नमेंट। लेकिन अब तो इनका भी यूज नहीं है। पहले कम से कम ये बता तो देते थे कि ये ऐसा फोन टैप हुआ है, यहां गलती करी है और ये गलत यूज किया है, लेकिन अब तो कुछ भी पता ही नहीं लगेगा जनता को। मीडिया में कभी आएगा ही नहीं कि गवर्नमेंट ने कैसा गलत यूज किया है, कैसे कैसे फोन टैप करवाए हैं। और नेट ग्रिड के लिए 2009 में 150 करोड़ दिए गए। और जैसा ऑलरेडी आई टोल्ड यू, दिस इज द you can see that collection of the 21 agencies, all those agencies like banks, SEBI, airlines, they will monitor they will keep the data at one place and use the data when they will need that data. एक तरफ यूज करके जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो यूज करेंगे। और 2017 तक ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो ईडी है, जो हमारा नेट ग्रिड है, वो आ जाएगा फॉर्म में। और लेकिन व्हाट इंपॉर्टेंट कंसर्न इज नेट ग्रिड इज इवन नॉट अंडर द आरटीआई। So this is the concern here. Shashi Tharoor raised the questions last year that there must be the parliamentary scrutiny regarding the net grid, and the government gave the answer that there is already adequate provisions regarding this and there is no need to do the parliamentary scrutiny for this. और जो हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो इसके ऑपरेशंस पे तो कोई डिबेट भी नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट फोर्स कर रही है आइडेंटिटी लेने के लिए, यानी गवर्नमेंट लोगों को कह रही है कि आपको बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आपको एक पर्टिकुलर ये आप आधार कार्ड लोगे। देखिए तो बहुत गलत है। गलत क्यों है? इसके लिए जब बेनिफिट्स मिलता है तो इसलिए इसके लिए तो लोग अपने चिल्ड्रंस का भी रजिस्टर करवा रहे हैं आधार कार्ड के लिए। यानी अभी तो लोगों को, चिल्ड्रंस को, बच्चों को कुछ पता भी नहीं है कि आधार कार्ड है क्या। यानी उन बड़े हो गए एक इरिवर्सिबल स्टेप है, यानी एक बार आधार कार्ड में जिसने रिवर्सिबल करवाया तो वो वापस नहीं जाने का कोई स्कोप नहीं है। यानी सारा का सारा डेटा जो गवर्नमेंट के पास में आ गया आगे। तो कल को देखिए, अगर ये तो कम से कम हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे छोड़ दीजिए, क्या वो एक पूरे जो साइकिल में आधार कार्ड बनवाना चाहती है कि नहीं बनवाना चाहती है, या स्टेट को अलाउ करना चाहती है कि नहीं करना चाहती कि वो हमारे डेटा को यूज कर सकें। यानी इससे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसका डेटा भी ऑलरेडी हमने ये सिक्योर कर लिया कि उनका डेटा भी हमारे पास रहेगा। तो कंक्लूजन इस पूरे आर्टिकल का यही निकलता है कि वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स बिकमिंग ए नेशनल सर्विलेंस स्टेट and it is not irreversible. Once a person is registered into this system, there can't be any remedy. अब नेट ग्रिड, आधार कार्ड, इन पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। यूएस और यूके जब भी कोई ब्रीच होती है, कोई भी हैकिंग होती है, तो कम से कम बता तो देते हैं ये तो। और हमारे स्टेट से तो क्या ही उम्मीद की जाए कि वो बता देंगे। अगर हैकिंग होगी, अगर डेटा का ब्रीचमेंट होएगा तो वो बताएंगे भी नहीं। और देखिए, पहले जो एक पॉइंट था वो दोबारा से बता देता हूं, स्टेट की एक्सेसेस तो बढ़ ही रही हैं, ऊपर से जो बंदे हैं यानी सीएमएस और नेट ग्रिड को जो ऑपरेट कर रहे हैं, क्या जो है सेफगार्ड्स हैं कि वो जो बंदे मॉनिटर कर रहे हैं सीएमएस को, यानी वो बंदे जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो नहीं यूज करेंगे उस डेटा को अपने पर्सनल यूज के लिए। यानी देखिए, कल को हमारा भी कोई परिचित, हमारा भी कोई नॉन पर्सन अगर सीएमएस में मॉनिटर कर रहा है और हमारे खिलाफ में हमारे पर्सनल डेटा को गलत यूज कर ले तो स्टेट को चाहिए कि इस पूरे सिस्टम पर देयर मस्ट बी डिबेट, देयर मस्ट बी सेफगार्ड्स, देन इफ वी आर ब्रिंगिंग दैट सिस्टम देन इट इज ओके, बिकॉज इट इज फॉर आवर सिक्योरिटी। तो आज का क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आपको क्या लगता है कि क्या स्टेट को हमारी सिक्योरिटी के लिए ऐसे प्रोविजंस को लाना चाहिए, सीएमएस, नेट ग्रिड, और लाना चाहिए तो क्या सेफगार्ड्स होने चाहिए? तो आप आंसर दीजिए कमेंट की फॉर्म में। आज बस इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।